नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, इसमें हम सीखने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन, उन्हें अलग अलग टाइप्स में कैसे डिवाइड किया जाता है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। कैन यू रिकॉल फर्स्ट, व्हाट इज द हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन की हायरार्की क्या है? हायरार्की यानी क्या होता है? हायरार्की का मतलब ये होता है कि जो लेवल्स होते हैं अलग अलग। देखिए, अगर आप समझिए, अगर आपको अपने घर का पता बताना है तो आप क्या कहेंगे? पहले घर का नाम बताएंगे, जो भी आपके अपार्टमेंट का या बंगलो का नाम है वो बताएंगे। उसके बाद आपका जो प्लॉट नंबर है वो बताएंगे। नेक्स्ट लेवल, फिर उससे ऊपर वाली लेवल होगी आपके स्ट्रीट का नाम, रास्ते का नाम। फिर उससे ऊपर वाली लेवल होगी आपके कॉलोनी का नाम, ठीक है। फिर उसके ऊपर वाला लेवल कौन सी होगी? आपके जो एरिया है उसका नाम होगा। फिर उसके ऊपर वाली लेवल क्या होगी? आपके शहर का नाम होगा। फिर उसके ऊपर वाली लेवल होगी आपके राज्य का नाम, और उसके ऊपर देश का नाम। तो ऐसे ये ऊपर ऊपर वाली लेवल हम जा रहे हैं, इसे कहते हैं हायरार्की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते समय क्या क्या हायरार्की है, यानी कौन से लेवल्स है उसके, ये हम देखते हैं। जैसे लोएस्ट लेवल है आपका घर का नाम या प्लॉट नंबर, वैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लोएस्ट लेवल क्या होती है? सबसे निचली लेवल, उसका नाम है स्पीशीज। ये लिख लीजिए आप, लोएस्ट लेवल वाइल lowest hierarchy level is species, SPECIES, species। उसके ऊपर वाली लेवल है जीनस, GENUS। फिर उसके ऊपर वाली लेवल है फैमिली, FAMILY। फिर उसके ऊपर वाली लेवल है ऑर्डर, ORDER। फिर उसके ऊपर वाली लेवल है क्लास, CLASS। फिर उसके ऊपर वाली लेवल है फाइलम, फाइलम का स्पेलिंग है PHYLUM। और उसके ऊपर वाली लेवल है किंगडम, KINGDOM। तो आप इस क्वेश्चन के सामने ही यहाँ पर लिख सकते हैं, लोअर लेवल टू हायर लेवल आप लिख सकते हैं। सबसे नीचे आप स्पीशीज लिखिए, उसके ऊपर जीनस, फिर फैमिली, फिर उसके ऊपर ऑर्डर, उसके ऊपर क्लास, फिर फाइलम, किंगडम। देखिए, अलग अलग किंगडम्स होते हैं। जैसे प्लांटी एक किंगडम है जिसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमालिया किंगडम है उसमें एनिमल्स आते हैं, ऐसे किंगडम होते हैं। फिर उसके बाद निचला लेवल होता है फाइलम, उसमें अलग अलग फाइला होते हैं। फिर उस फाइलम में कुछ क्लास होते हैं, फिर उस क्लास के कुछ ऑर्डर्स होते हैं। फिर उसके बाद फैमिली होती है, उस फैमिली में एक जीनस आता है, उसमें स्पीसीज। ऐसे हु इन्वेंटेड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर? देखिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है ये समझ लीजिए। क्या होता है, पहले के ज़माने में, देखिए भारत में, इवन भारत में भी हज़ारों भाषाएं हैं। हर एक भाषा में एक ही प्लांट का नाम, अगर आप एक ही प्लांट को लेंगे, मराठीत ज्याला जास्वंद म्हणतात, उसे संस्कृत में जपा कुसुम बोलते हैं, उसे इंग्लिश में चाइना रोज बोलते हैं। ऐसे एक ही प्लांट के बहुत से नेम्स हैं। तो जब एक देश से दूसरे देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग भाषा के साइंटिस्ट जब मिलते थे, तब उनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता था कि क्या नाम से बुलाया जाना चाहिए यार इस प्लांट को। एक बोलता था, एक नाम बोलता था, दूसरा नाम बोलता था, उन्हें पता नहीं चलता था। तब क्या डिसाइड किया गया कि पूरे विश्व में एक ही नाम से पुकारा जाएगा,
एक प्लांट या एक एनिमल, तो उसे बोलते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। जैसे आपका बायनोमियल, बाय यानी क्या, दो, तो ये नॉमेनक्लेचर में दो नाम होते हैं जो लिखे जाते हैं। जैसे आपका नेम एंड सरनेम होता है ना, आपका नाम और सरनेम जैसे होता है, वैसे ही हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसका नेम और सरनेम की तरह दो नाम दिए गए हैं, और वो ये डिसाइड किया गया कि वो पूरे विश्व में इसी साइंटिफिक नेम से, कॉमन नेम चाहे कितने भी हो, लेकिन साइंटिफिक नेम एक ही होगा पूरे दुनिया भर में। तो देखिए जो ये है, जो चाइना रोज है, जो जास्वंद है, जपा कुसुम, तो ये तो कॉमन नेम्स उसके काफी सारे हैं, लेकिन उसका एक ही साइंटिफिक नेम है जो पूरे विश्व में उसे जाना जाता है। उसका नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, दो शब्द है इसमें, हिबिस्कस एक और रोजा साइनेंसिस एक। तो बायनोमियल यानी ये बायनोमियल है, BINOMIL, ये ओ मिसप्रिंट है। तो दो शब्द आ रहे हैं इसमें, हमेशा दो शब्द आते हैं साइंटिफिक नेम्स में, और बायनोमियल सिस्टम यानी साइंटिफिक सिस्टम है जो पूरे विश्व में एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से जाना जाता है। जैसे जास्वंद को हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, which levels of hierarchy are considered while writing the name in binomial nomenclature। तो ये पूछा है कि कौन सी हायरार्की, यानी जो हमने अभी हायरार्की देखी, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर वगैरह, तो उसमें कौन से दो हायरार्कीज के नाम यूज किए जाते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर देते समय। जो नेम एंड सरनेम जैसे होता है, वैसे कौन से दो नाम यूज किए जाते हैं। तो जो लोअर मोस्ट दो होते हैं, कौन से होते हैं, सबसे नीचे स्पीसीज आता है और उसके ऊपर जीनस आता है। तो जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, इसमें हमेशा पहले जीनस का नाम लिखा जाता है और उसके बाद स्पीशीज का नाम लिखा जाता है। देखिए, चाइना रोज का जो नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, तो हिबिस्कस क्या हो गया, जीनस नेम, और रोजा साइनेंसिस क्या हो गया, स्पीशीज नेम। वैसे ही ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। तो होमो क्या हो गया, जीनस नेम हो गया, और सेपियंस क्या हो गया, स्पीशीज नेम। ऐसे हर एक ऑर्गेनिज्म के एक स्पेशल नाम दिया गया है हर किसी को। इन हिस्ट्री, कार्ल लिनायस in 1735 divided living world in two kingdoms, वेजिटेबिलिया एंड एनिमालिया। कार्ल लिनायस जो एक बॉटनिस्ट थे, यानी वनस्पति शास्त्रज्ञ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1735 में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में क्लासिफाई किया, दो डिविजन्स में। एक था वेजिटेबिलिया जिसमें उसने प्लांट्स क्लासिफाई किए, और दूसरा था एनिमालिया जिसमें उसने एनिमल डाले। फिर आया दूसरा साइंटिस्ट आया हेकेल नाम का, इन 1866 कंसिडर्ड थ्री किंगडम्स, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसने तीन किंगडम्स में डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एक था प्रोटिस्टा, दूसरा था प्लांट्स और तीसरा था एनिमल्स। फिर उसके बाद क्योंकि इस दौरान देखिए, कार्ल लिनास के ज़माने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता नहीं था, लेकिन 1866 में हेकेल को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चला था, तो उसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में डाला, बड़े प्लांट्स को प्लांट्स में, और एनिमल्स को एनिमल्स में। उसके बाद इन 1925 चैटन क्रिएटेड टू ग्रुप्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। उसमें बाद में दो ग्रुप्स बनाए चैटन ने 1925 में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। इनके बारे में डिटेल आपको आगे आने ही वाला है। फिर इन 1938 कोपलैंड डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 4 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे 4 किंगडम्स बनाए, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। Last year we learned that all the living organisms on earth have adapted according to geographic regions, food ingestion, defense, etc. पिछले चैप्टर में हमने क्या सीखा, पिछले स्टैंडर्ड में हमने क्या सीखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी जो परिस्थिति है आसपास की, उसके अनुसार खुद में बदलाव, उसके अनुसार उससे सूटेबल बदलाव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, याक आपको पता होगा एनिमल, आप फोटो देख सकते हैं उसका गूगल पर डाल के। याक जो एनिमल होता है वो
बर्फीले एरिया में पाया जाता है, हिमालयाज में वगैरह। तो उसके बॉडी के ऊपर बहुत बाल होते हैं घने। तो वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं ताकि ठंड से वो गर्म रह सके, ठंड से बच सके। ऐसे उसने एडाप्टेशन किया है। वैसे बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग एडाप्टेशंस करते हैं और उनमें वेरिएशन आते जाता है, वैरायटी। While adapting, many differences are observed in the organisms of same species। तो क्या होता है, एक ही स्पीसीज के, एक ही प्रजाति के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग स्थानों पर अगर है वो, तो उनमें डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। According to 2011 census, around 87 million species of living organisms are found on the earth, including land and sea। तो 2011 के सेंसस के अनुसार जो काउंटिंग की गई थी पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्पीसीज कितने हैं वो, तो उसमें ये पाया गया था कि 87 मिलियन स्पीसीज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो हमें पता चले हैं अब तक, यानी धरती पर हो या समुद्र में हो, ये मिलकर 87 मिलियन स्पीसीज है अभी तक हमें पता चले हैं। वैसे तो अननोन बहुत है। To study such a vast number, it was essential to divide them into groups। अभी देखिए, अगर कोई बायोलॉजिस्ट है जिसे स्टडी करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो वो पूरे 87 मिलियन स्टडी करते बैठेगा तो एक जिंदगी भी कम पड़ेगी। तो उन्हें क्या किया गया, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डाला गया। जो सिमिलर है ऑर्गेनिजम्स, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, उनको एक ही ग्रुप में डाला गया। जो डिफरेंट है उनको अलग ग्रुप में डाला गया। तो जब आप एक ग्रुप पढ़ लेते हैं तब उसमें जो एनिमल्स आते हैं वो सारे स्टडी किए जैसा हो जाता है। तो इसके कारण ये पूरा 87 मिलियन स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इसके कारण उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया। टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर, इट वॉज इसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। सो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वर क्रिएटेड कंसिडरिंग द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो समानताएं हैं और जो फर्क है, अंतर है, वो स्टडी करने के बाद ग्रुप्स में भी सब ग्रुप्स और ऐसे बनाते गए और उनमें उनको डाला गया। दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये है डेफिनेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। क्या है ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, डाला जाता है, डिवाइड किया जाता है, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर 1920 to 1980 वाज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट यानी क्या, जो एनवायरनमेंट का स्टडी करता है, इकोलॉजी का, उसे कहते हैं इकोलॉजिस्ट। तो ये रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर नाम का अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था। इन 1969 ही डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 ग्रुप्स। उन्होंने 1969 में 5 ग्रुप में डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इसे कहते हैं व्हिटेकर्स क्लासिफिकेशन। फॉर दिस क्लासिफिकेशन व्हिटेकर कंसिडर्ड फॉलोइंग क्राइटेरिया। उन्होंने क्या क्राइटेरिया, कौन से आधार पर उन्हें क्लासिफाई किया? फर्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। उसके आधार पर उसने 2 ग्रुप्स बनाए ऑर्गेनिजम्स के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप्स में डिवाइड किए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी कौन से होते हैं, जो प्रिमिटिव होते हैं, जिनका सेल स्ट्रक्चर, सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत, उसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स अवेलेबल नहीं होते, बहुत कम सेल ऑर्गेनेल्स अवेलेबल होते हैं, बहुत से इसमें तो न्यूक्लियस भी नहीं होता। और दूसरा है यूकैरियोट्स, यानी जिनकी सेल अच्छी वेल डेवलप्ड होती है, जिनमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, गोल्जी बॉडीज हो वगैरह। तो ये सब इनमें प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं यूकैरियोट्स। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के आधार पर, यानी वो ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है उसके आधार पर 2 क्लासिफाई किए गए, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर यानी कौन से, जो एक सेल से बने हुए हैं, जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी हुई है, वो हो गए यूनिसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर यानी बहुत से सेल मिलकर मल्टीसेल्युलर है। वैसे देखिए, प्रोकैरियोट्स में मोस्ट ऑफ द आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, और यूकैरियोट्स में कुछ आर, सम आर यूनिसेल्युलर एंड सम आर मल्टीसेल्युलर। देखिए, यूनिसेल्युलर का एग्जांपल है जैसे अमीबा वगैरह हो गया। मल्टीसेल्युलर जैसे ह्यूमन भी मल्टीसेल्युलर है, ठीक है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर आगे का उसने डिवीजन किया। प्लांट्स एक
ग्रुप बनाया जिनमें ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस की मदद से, फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर की मदद से खुद का फूड खुद बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक यानी क्या? खुद का फूड खुद बनाने वाले। तो फोटोसिंथेसिस की मदद से खुद का फूड खुद बनाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स में डाला गया। दूसरा है फंगी, सैप्रोफाइटिक, दैट इज एब्सॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। सैप्रोफाइट यानी क्या? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डेड बॉडीज से अपना फूड प्राप्त करते हैं, डेड बॉडीज को सड़वा कर वगैरह जो अपना फूड प्राप्त करते हैं वो उन्हें कहते हैं फंगी। फिर थर्ड टाइप है एनिमल्स। इनमें कौन आते हैं? हिटेरोट्रॉपिक एंड इंजेस्टिव। हिटेरोट्रॉपिक यानी क्या? जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, वो फूड प्राप्त करने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें। और इंजेस्टिव यानी जो खाना निगलते हैं, जे अन्न गिळतात, आपण घास गिळतो ना, त्याला म्हणतात इंजेशन। तो इंजेस्टिव है और हेटेरोट्रॉफिक है ऐसे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोट्स है यूनिसेलुलर, उनमें किंगडम एक आता है मोनेरा। फिर यूकैरियोट्स में जो यूनिसेलुलर है उनका किंगडम है प्रोटिस्टा। फिर यूकैरियोट्स में मल्टीसेलुलर में 3 डिविजन्स है, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमालिया। लाइफस्टाइल, प्लांट्स जो होते हैं, चौथा आधार है लाइफस्टाइल के ऊपर। प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। उन्हें क्यों प्रोड्यूसर कहा जाता है? क्योंकि वो सबका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका फूड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। फिर एनिमल्स जो होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, यानी वो प्रोड्यूसर्स का फूड कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो उन्हें कंज्यूमर्स कहा जाता है। फिर फंगी जो है उन्हें डीकम्पोजर्स कहा जाता है। डीकम्पोजर्स यानी क्या? जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड बॉडीज को सड़ाते हैं। डिकम्पोज करना यानी सड़ाना, तो उसे कहते हैं डीकम्पोजर्स। फिर नेक्स्ट क्राइटेरियन क्या है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी क्या? प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि कॉमन एंसेस्ट्री, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक कॉमन एंसेस्टर, उनका पूर्वज एक कॉमन है, बाद में उनमें अलग अलग एडाप्टेशन, अलग अलग बदलाव होने के बाद अलग अलग वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि एप्स जो है, मंकीज जो है, चिंपांजी जो है, ये सब और ह्यूमन बींग्स, इन सभी के एंसेस्टर्स कॉमन है, तो उन्हें एक ही ग्रुप में डाला जाता है। तो इसे बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कॉमन एंसेस्ट्री होना। तो प्रोकैरियोटिक से बदलते हुए यूकैरियोटिक होते गए, यूनिसेलुलर से बदलते हुए मल्टीसेलुलर होते गए, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया। देखिए फंगी में कौन आता है? सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है फंगी में, बट ऑर्गेनिजम्स कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। उनमें सेल वॉल होती है, सेल को एक वॉल होती है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। ऐसे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल को सेल वॉल होती है लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, वो हो गए फंगी। फिर ऐसे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल वॉल होती है और वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, उन्हें प्लांटी में डाला गया। फिर ऐसे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल को सेल वॉल नहीं होती, उन्हें डाला गया एनिमालिया में। ठीक है, देखिए एनिमल सेल को सेल वॉल नहीं होती, आपको पता है। देखिए एक एक किंगडम हम स्टडी करते हैं। ट्राई दिस। किंगडम 1 मोनेरा। एक्टिविटी: take a small drop of curd or buttermilk on a clean glass slide, dilute it with a little water, carefully keep a cover slip, observe it under high power of compound microscope. What did you see? देखिए क्या कहा गया है, दही या छाछ लीजिए, ताक ज्याला म्हणतात, उसका एक बूंद लेना है और वो एक साफ ग्लास स्लाइड पर रखना है। ग्लास स्लाइड क्या होती है मैं आपको बताता हूं। देखिए ग्लास स्लाइड यानी ऐसे कांच की पट्टी होती है, उसके ऊपर वो ऑब्जर्वेशन किया जाता है, वो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसके क्या करना है, उस पर एक दही की एक बूंद लेनी है और उस पर डालनी है, और ये होती है कवर स्लिप। ये बूंद डालने के बाद
वो उसके ऊपर कवर किया जाता है, ये इससे उसे बोलते हैं कवर स्लिप। तो क्या करना है, एक ग्लास स्लाइड पर कर्ड या बटर मिल्क का एक ड्रॉप लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और उस पर कवर स्लिप रखनी है और उससे हाई पावर के कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। क्या दिखाई देता है, मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स आर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। उसमें हमें थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करने वाले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं। तो ये हो गए बैक्टीरिया, रॉड शेप के होते हैं वो, रॉड के, देखिए ऐसे रॉड के शेप के ऐसे। तो उनका नाम है लैक्टोबैसिलाई। लैक्टो यानी क्या, लैटिन भाषा में लैक्टो यानी दूध को बोलते हैं। दूध से जो भी पदार्थ बनते हैं जैसे दही हो या छाछ हो, उसको लैक्टो बोलते हैं। बैसिलाई यानी रॉड वाले, रॉड शेप के, तो लैक्टोबैसिला नाम के बैक्टीरिया है। ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गी आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम में कौन कौन आते हैं, सभी तरह के बैक्टीरिया डाले जाते हैं और ब्लू ग्रीन अल्गी डाली जाती है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट है ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे एक ही सेल के बने हुए होते हैं, यूनिसेलुलर। सेकेंड है दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। उनमें से कुछ ऑटोट्रॉपिक है यानी खुद का फूड खुद बना सकते हैं, और कुछ जो है वो हेटरोट्रॉपिक है यानी वो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। फिर थर्ड है दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है यानी क्या, इनमें सेल ऑर्गेनेल्स जो है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडीज हो, लाइसोसोम्स हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ये सभी ऑर्गेनेल्स अवेलेबल नहीं होते। उनमें क्लियर न्यूक्लियस भी अवेलेबल नहीं होता, तो उन ऐसे सेल्स को कहते हैं प्रोकैरियोटिक। तो मोनेरा में सारे सेल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देखिए यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम मोनेरा दिखाए गए हैं। ये है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जिसके कारण न्यूमोनिया होता है, ये बैक्टीरिया है। कोकस यानी क्या, कोकस यानी कोकस ये सिंगुलर है एक वचन, और कोकाय उसका प्लूरल है अनेक वचन। तो कोकस यानी क्या, कोकस यानी राउंड शेप के। देखिए ये भी स्टैफिलोकोकस ऑरियस है, ये भी राउंड शेप के बैक्टीरिया। ये कई सारे कॉलोनी है, ग्रुप है बैक्टीरिया का, ये अकेला है, एक गोला यानी अकेला बैक्टीरिया। तो ये सारे जो है वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो राउंड शेप के होते हैं, उन्हें कहते हैं कोकस। तो ये है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अभी देखिए यहाँ पर भी ये जो है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, यानी इस बैक्टीरिया का बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, जो हमने इस चैप्टर की शुरुआत में देखा था। क्या दो है, नेम और सरनेम। ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस, ये हो गया जीनस का नाम, और न्यूमोनिया हो गया स्पीसीज का नाम। तो ये दोनों एक साथ जब लिखे जाते हैं तब उन्हें कहा जाता है बायनोमियल नेम। नेक्स्ट है क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, जिसके कारण टिटैनस बीमारी होती है। जब आपको कोई लोहे का वस्तु लगती है, आपके हाथ को खून निकल आता है, तब आपको इंजेक्शन लगवाया जाता है। क्यों लगवाया जाता है? ताकि इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होकर आपको टिटैनस ना हो, इसलिए क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी। फिर ट्रेपोनेमा पैलिडम, ये है ये बैक्टीरिया। विब्रियो कॉलरी, ये कॉलरा जिसके कारण होता है बीमारी। फिर है स्टैफिलोकोकस ऑरियस, ये कोकस है राउंड। फिर लेजियोनेला न्यूमोनी, ये हो गया। फिर क्लॉस्ट्रिडियम बोट्युलिनम, ये। फिर साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड जिसके कारण होता है, ये। तो ये ऐसे सारे मोनेरा में आते हैं। फिर नेक्स्ट है किंगडम सेकेंड है प्रोटिस्टा। इसमें कौन आता है? एक्टिविटी। अभी एक्टिविटी बताई गई है, प्रिपेयर ए टेम्पररी अमाउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। क्या करना है, जो पानी होता है, डबकं ज्याला म्हणतात, डबक्यातलं पाणी घ्यायचं है, जो पॉन्ड होता है उसमें से 1 ड्रॉप पानी लेना है और वो ग्लास स्लाइड पर डालना है। ऑब्जर्व इट अंडर लो पावर एंड हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है, देखना है। यू विल फाइंड सम मोटाइल माइक्रोब्स विथ इरेग्युलर शेप, आपको कुछ मूव करने वाले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे जिनका शेप
जो है फिक्स नहीं होगा, वो शेप बदलते हुए होंगे। दीज आर अमीबी। ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? अमीबा। अमीबा जो है ये अमीबा सिंगुलर है एक वचन, और प्लूरल जो है अनेक वचन वो अमीबी है। ये पॉन्ड्स में पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? फर्स्ट, विशेषताएं क्या है? प्रोटिस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो एक सेल के बनी हुई होती है, उनकी बॉडी एक सेल की बनी हुई होती है, और उनमें अच्छा यूकैरियोटिक सेल होती है उनकी, यानी उनमें सेल उनके सेल में न्यूक्लियस होता है अच्छा क्लियर कट, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियस होता है, और सेल ऑर्गेनिज भी होते हैं। दे हैव स्यूडोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया और व्हीप लाइक फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। क्या होता है उनमें? या तो स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडो यानी क्या? सूडो यानी नकली या नकली, और पोडिया, सूडो यानी नकली और पोडिया यानी पैर। देखिए क्या होता है, अमीबा में स्यूडोपोडिया होते हैं। अगर उसे मूव करना है एक स्थान से, उसका शेप जो होता है वो इरेग्युलर होता है, वो शेप बदलते रहता है। अगर उसे इस दिशा में कोई खाने की चीज दिखाई देती है तो वो इस दिशा में अपनी बॉडी का पार्ट हिस्सा बढ़ाता है, उसमें से प्रोजेक्शन निकलते हैं, और वो अपने बॉडी के भीतर वो ले लेता है, निगल लेता है। तो ये फिर वो अगर उसे इस साइड में कुछ दिखाई देता है तो वो इस साइड में अपना पैर निकालता है और वो खा लेता है। तो क्या हो रहा है, वो असली पैर नहीं है, वो नकली है, टेम्पररी है, तो उसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया। कुछ प्रोटिस्टा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक तो स्यूडोपोडिया होते हैं लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, या फिर हेयर लाइक सिलिया होते हैं। सिलिया यानी क्या? उसके बॉडी के ऊपर सिलिया होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, उसकी मदद से वो लोकोमोशन करते हैं। या फिर व्हीप लाइक फ्लैजेला। व्हीप लाइक यानी चाबुक, देखिए ये है चाबुक जैसा एक ही लंबा ये होता है, उसकी मदद से वो लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, या तो सिलिया होते हैं जैसे पैरामीशियम में है, या तो स्यूडोपोडिया होते हैं जैसे अमीबा में है, या फिर व्हीप लाइक फ्लैजेला होते हैं, ठीक है, जैसे यूग्लिना में होते हैं। थर्ड, ऑटोट्रॉफ्स, एग्जाम्पल यूग्लिना वॉलवॉक्स कंटेंट क्लोरोप्लास्ट। कुछ प्रोटिस्टा जो होते हैं उनमें वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी खुद का फूड वो खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनमें उनके एग्जांपल्स कौन है? यूग्लिना, ये दूसरा एग्जांपल है वॉलवॉक्स, ये ठीक है। इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस की मदद से खुद का फूड खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट है हीट्रोट्रॉप्स। कुछ प्रोटिस्टा जो होते हैं वो हीट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी फूड के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे अमीबा हो ये या पैरामीशियम हो। ये फूड अपना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट किंगडम है फंगी। अभी इसमें क्या एक्टिविटी बताई है? टेक अ मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी एंड कीप इट इन अ कंटेनर विथ लीड फॉर 2 to 3 days। आपको क्या करना है, एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है या भाकरी का टुकड़ा लेना है, उस पर थोड़ा पानी मारना है, थोड़ा सा 1-2 बूंद, और वो एक बंद डिब्बे में रखना है 2-3 दिनों के लिए। After 2-3 days, a fine cotton thread like tuft is found growing on the surface of the bread। 2-3 दिनों के बाद जब आप निकाल के देखेंगे तो उसके ऊपर आपको धागे धागे नजर आएंगे, ग्रे कलर के, व्हाइट कलर के, ब्लैक कलर के धागे नजर आएंगे, धागे जैसा। आपको देखा होगा आपने, बहुत दिनों तक अगर अचार की जो बॉटल होती है वो बहुत दिनों बाद निकाली तो उसके ऊपर भी एक लेयर बना हुआ होगा। तो प्रिपेयर अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ फ्यू थ्रेड्स फ्रॉम दिस कल्चर एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। तो उसमें से कुछ धागे निकालने हैं और वो ग्लास स्लाइड पर रखने हैं और वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है, तो क्या दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए ये पता करते हैं पहले। इंस्टीट्यूशनल वर्क, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे इज इन्वॉल्व इन रिसर्च ऑन वायरसेस। दिस इंस्टीट्यूट हैज बीन फाउंडेड इन 1952 अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देखिए क्या है, पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। वायरोलॉजी यानी क्या? स्टडी ऑफ वायरसेस। वायरसेस की स्टडी को बोलते हैं वायरोलॉजी। तो वायरसेस की स्टडी करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाई गई है नेशनल लेवल की, वो पुणे में है। वो रिसर्च करती है वायरसेस पर। और दिस इंस्टीट्यूट हैज बीन फाउंडेड, ये 1952 में स्थापन की गई थी। किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका नाम आपने अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे आप
न्यूज़ देखते होंगे तो आपने इसका नाम काफ़ी सुना होगा। ICMR है इसका शॉर्ट फॉर्म, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अभी जो कोरोना क्राइसिस है, कोरोना वायरस की जो समस्या आ रही है, उसके ऊपर ICMR स्टडी कर रही है और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की मदद से वैक्सीन बनाई जा रही है। ठीक है, देखते हैं फंगी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी ये वायरोलॉजी की। फंगी के कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट, दीज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं? फंगी जो होते हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं, ग्रीन नहीं होते, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। यूकैरियोटिक होते हैं यानी उनमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनमें न्यूक्लियस होता है क्लियर कट। और ये जो होते हैं हेटेरोट्रॉपिक होते हैं यानी खुद का फूड वो खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते, वो फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट है मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोट्रॉप्स, दे फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। क्या होता है? उनमें से बहुत से जो है वो सड़े गले पदार्थों पर, डेड बॉडीज हो या सड़ने वाले जो पदार्थ है खाने के पदार्थ वगैरह, उनके ऊपर वो ग्रो करते हैं और उनसे वो अपना फूड प्राप्त करते हैं। थर्ड है देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन या चिटिन। उनकी जो सेल वॉल होती है, देखिए प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है, प्लांट सेल में उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, वो एक अलग सब्सटेंस है। और इनकी सेल वॉल जो होती है वो एक टफ मटेरियल से, एक शुगर होता है वो उसका नाम है काइटिन या चिटिन, उससे बनी हुई होती है सेल वॉल। फोर्थ है सम फंगी आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लिया आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। क्या है? कुछ फंगी जो होते हैं वो धागों जैसे होते हैं और उनके एक ही सेल में, एक ही सेल के भीतर कई सारे न्यूक्लियाई होते हैं, एक से अधिक न्यूक्लियस सिंगुलर, न्यूक्लियाई प्लूरल। तो एक से अधिक न्यूक्लियाई होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में एक ही सेल के अंदर। फिफ्थ है एग्जाम्पल है बेकस यीस्ट। यीस्ट जो होता है आपको दुकान में मिल जाएगा, वो जो पिज़्ज़ा बनाते समय या फिर ब्रेड बनाते समय उसमें मिक्स किया जाता है, वो है बेकस यीस्ट। फिर है एस्परगिलस, फंगस ऑन कॉर्न, मक्के पर जो ग्रो करता है फंगस वो। पेनिसिलियम नाम का एक फंगस है। मशरूम्स है, देखिए ये मशरूम्स आपने खाए होंगे। दो मेनी सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द विटाकर्स, हिज 5 किंगडम सिस्टम इज वाइडली एक्सेप्टेड। देखिए कई सारे सिस्टम्स विटाकर के बाद भी लाए गए क्लासिफिकेशन के, लेकिन विटाकर के 5 किंगडम सिस्टम जो है वो बहुत से लोगों ने, बहुत से साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट की है। ठीक है, देखिए ये फंगी है, ऐसा स्ट्रक्चर ये है, ये भी फंगी है। देखिए फंगस का स्ट्रक्चर अगर देखना है तो ये जो धागे होते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं, वो ये राइजोइड्स होते हैं, जैसे प्लांट के रूट्स होते हैं वैसे उसे राइजोइड्स होते हैं। वो क्या करता है? राइजोइड्स की मदद से वो पकड़ता है, ग्रिप करता है, जो उस जहां पर अगर ब्रेड पर बड़ा है तो ब्रेड के सरफेस पर वो राइजोइड्स की मदद से पेनेट्रेट करता है, उसमें घुसता है और उससे फूड एब्सॉर्ब करता है, उसको ग्रिप बनाता है। ये जो हाइफा होते हैं वो ब्रांचेस की तरह होते हैं। फिर नेक्स्ट है स्पोरेंजियोफोर, ये जो डंडी है। फिर एपोफाइसिस, ये डंडी जहाँ अटैच होती है इस गोले को। फिर वो जो कोलोमेला होता है यानी वो उसका कवर होता है उसके ऊपर, और उसके भीतर जो होते हैं वो स्पोरेंजियम होते हैं, इन्हें कहा जाता है इस गोले को स्पोरेंजियम। और ये जो बारीक बारीक पार्टिकल्स निकल रहे हैं उन्हें कहा जाता है स्पोर्स। ये स्पोर्स हवा में फैले हुए होते हैं, जब उन्हें अच्छा वातावरण मिलता है, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे मॉइस्चर हो या कोई सड़ा हुआ पदार्थ हो, उसके ऊपर जब ये स्पोर्स गिरते, ये सीड्स के जैसे होते हैं, प्लांट्स के जैसे सीड्स होते हैं वैसे ये स्पोर्स होते हैं, वो उसमें गिरते हैं और वो ग्रो करते हैं नए फंगस की तरह। देखिए यूज योर ब्रेन पावर, एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ विटाकर्स क्लासिफिकेशन। यहाँ ये पूछा गया है कि विटाकर का जो क्लासिफिकेशन है, उसने जो क्लासिफिकेशन किए थे उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, मेरिट्स, और निगेटिव पॉइंट्स क्या है, डिमेरिट्स। देखिए मेरिट्स क्या है उसके, देखिए कई सारे मेरिट्स है, जैसे उसमें विटाकर ने क्या किया था, प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स हैव डिफरेंट प्लेस इन द मोनेरा। जो प्रिमिटिव यानी प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो पहले पहले बने थे, उन्हें उनके लिए अलग किंगडम है जिसका नाम है मोनेरा। फिर जो फंगस है उनको भी अलग किंगडम है, ठीक है।
यानी सेल वॉल वाले हेट्रोट्रॉप्स, उनके लिए अलग किंगडम है फंगी, और जो सेल वॉल वाले ऑटोट्रॉप्स है उनके लिए प्लांटी है किंगडम अलग से। ठीक है, तो ये कुछ उसके मेरिट्स हो गए। और डीमेरिट्स क्या हो गए, उसके निगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, क्या है इसके निगेटिव पॉइंट। ये जो 5 किंगडम क्लास, एक और मेरिट है, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो ज्यादा नेचुरल है, यानी नेचुरली वो डिवाइड करता है, आर्टिफिशियल डिवीजन नहीं है ये। और निगेटिव पॉइंट्स क्या है इसके क्लासिफिकेशन के, जो यूनिसेलुलर अलगी होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन अलगी वगैरह, तो उन्हें यूनिसेलुलर अलगी, एक सेल के जो अलगी होते हैं फोटोसिंथेटिक, उन्हें प्रोटिस्टा में डाला है, और मल्टीसेलुलर अलगी जो होते हैं उन्हें प्लांटी में डाला है। तो ये अलगी ही है दोनों, लेकिन उन्हें अलग अलग किंगडम्स में डाला है, तो ये गलत है। और दूसरी बात यह है कि प्रोटिस्टा किंगडम में ही बहुत से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डाले हैं जिनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। एक ग्रुप में सिमिलर होने चाहिए ना, जिनके प्रॉपर्टीज सिमिलर है उनको डालना चाहिए, लेकिन प्रोटिस्टा में उसने ऐसे ऑर्गेनिजम्स डाले हैं जो एक दूसरे के साथ कोई मेल नहीं खाते। ये इसका निगेटिव पॉइंट है। और नेक्स्ट निगेटिव पॉइंट क्या है उसका, कि वायरसेस के लिए उसने कोई स्थान नहीं बनाया, यानी मोनेरा में बैक्टीरिया डाले हैं, फिर फंगी में फंगस डाले हैं, फिर प्रोकैरियोट्स अमीबा वगैरह डाले हैं प्रोटिस्टा में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वायरसेस के लिए इसने कोई स्थान नहीं बनाया। इसका कारण भी यह है कि जब ये उसने क्लासिफाई किया था तब वायरसेस का डिस्कवरी नहीं हुई थी, वायरसेस के बारे में पता नहीं था, इसके कारण उसने वायरसेस को कोई क्लासिफाई ही नहीं किया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है उसके साथ। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत पता चले। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।